स्वागत है आप सभी लोगों का व्यास एकेडमी के चैनल पे। आप सभी लोगों को आज एक इंटरेस्टिंग टॉपिक सभी लोगों को बताया जाएगा जिसका नाम है कि किस प्रकार से भू राजस्व व्यवस्था अंग्रेजों ने भारत में कायम की। आप सभी लोगों को पता है कि प्लासी का युद्ध और बक्सर के युद्ध 1764 के बाद संपूर्ण अधिकार अंग्रेजों के पास आ गए। तो अंग्रेजों को यह भी अधिकार मिल गया कि किस प्रकार से वो भारत से भू राजस्व को एकत्रित करें। इसके लिए अंग्रेजों ने भारत में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की व्यवस्थाएं लागू करी, जिनमें से मैं आपको ओरली कुछ बता देता हूं। जैसे कि बंगाल के क्षेत्र में इन्होंने एक बंदोबस्त व्यवस्था लागू करी जिसे हम बोलते हैं स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था। इसी तरह बंबई, मद्रास आदि के क्षेत्रों में जो व्यवस्था लागू करी कर वसूलने के लिए, भू राजस्व वसूलने के लिए, उसको हमने रैयतवाड़ी व्यवस्था कहा। साथ ही में एक व्यवस्था और लागू करी जो कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत और पंजाब प्रांत में लागू करी थी, जिसको हमने कहा महालवाड़ी व्यवस्था। तो तीन व्यवस्थाओं के बारे में हमें पढ़ना है। सबसे पहले हमें जो पढ़नी है वो है स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था, जिसको हम एक दूसरे नाम से भी जानते हैं इस्तमरारी बंदोबस्त व्यवस्था। साथ में दूसरी व्यवस्था है रैयतवाड़ी व्यवस्था, तो रैयतवाड़ी व्यवस्था को पढ़ना है। और तीसरी व्यवस्था है महालवाड़ी व्यवस्था। इन तीनों में क्या क्या दिया है बहुत ही व्यवहारिक भाषा में समझेंगे। क्या क्या इन तीनों व्यवस्थाओं के अंतर्गत क्या क्या किया गया, क्या क्या इनकी विशेषताएं हैं, देखते हैं। आइए इसको देखते हैं। सबसे पहले देखिए, भारत में अंग्रेजों ने भू राजस्व व्यवस्था बनाने के लिए इन्होंने जो सर्वप्रथम एक व्यवस्था लागू करी उसको हम बोलते हैं स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था। क्या कहते हैं? स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था। स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था, स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था, स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था। इसी व्यवस्था को हम बोलते हैं इस्तमरारी बंदोबस्त व्यवस्था। इस्तमरारी बंदोबस्त व्यवस्था, इस्तमरारी बंदोबस्त व्यवस्था। अगर आपसे कोई पूछे इस्तमरारी या स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था किस क्षेत्र में लागू करी हुई थी, तो याद रखिएगा बंगाल, बिहार और उड़ीसा तथा उत्तर प्रदेश में वाराणसी और गाजीपुर के कुछ क्षेत्रों में यह व्यवस्था लागू की गई थी। इस व्यवस्था से जुड़ी चीजें और भी देखते हैं हम लोग। स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लागू करने से पूर्व सबसे पहले सन 1786 में, कब? 1786 में एक रेवेन्यू बोर्ड की स्थापना की गई। किसकी स्थापना करी गई? रेवेन्यू बोर्ड की स्थापना की गई। रेवेन्यू बोर्ड की स्थापना इसीलिए की गई थी कि किस प्रकार से विभिन्न क्षेत्रों से हम टैक्स की या भू राजस्व की वसूली कर सके। जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है वैसे वैसे व्यवस्था में कुछ और भी परिवर्तन आते हैं। स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था के अंतर्गत सबसे पहले एक बात जानने वाली यह होती है कि देखिए, कर कौन देगा? कर देंगे किसान। टैक्स कौन देगा? किसान। और जो अंतिम रूप से कर किसके पास जाएगा? अंग्रेजों के पास में। तो या तो अंग्रेज स्वयं वसूल करें, किसानों से डायरेक्ट कर वसूल करें, या फिर बीच में कोई एक बिचौलिया वर्ग डाले जो कर की वसूली करे किसानों से और वसूल के वो अंग्रेजों को दे। इसके लिए अंग्रेजों ने बीच में एक बिचौलिया वर्ग डाला जिसे कहा गया जमींदार वर्ग। क्या कहा गया? जमींदार वर्ग। जमींदार वर्ग का काम यह था कि ये किसानों से टैक्स वसूलते थे और वो टैक्स वसूल के अंग्रेजों को देते थे। अब यहां पर समझने वाली बात यह है कि भाई जमींदार टैक्स वसूलेंगे क्यों? इनका क्या लाभ? तो इसको जानने के लिए सबसे पहले एक बात ध्यान देने वाली है कि जो कर का 10/11वां हिस्सा होता था वो किसके पास जाता था? वो सरकार के पास यानी अंग्रेजों के पास जाता था। और बच्चा 1/11वां हिस्सा वो कौन रखता था? वो जमींदार अपनी मेहनत के लिए रखता था, अपनी मेहनत के लिए रखता था। तो 1 बटा जितना भी वसूला गया उसका 10/11वां हिस्सा सरकार को मिलता था और 1/11वां हिस्सा किसको? जमींदार को मिलता था। ठीक है, ये क्लियर होना चाहिए। ये जो व्यवस्था है, ये स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था सन 1793 में
लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इसको 10 वर्ष के लिए स्थायी कर दिया। कितने वर्षों के लिए? 10 वर्षों के लिए स्थायी कर दिया। 10 वर्षों के लिए स्थायी कर दिया। स्थायी, इसीलिए हम इसको स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था कहते हैं। अब 10 वर्षों तक लगान या टैक्स या भू राजस्व की दरों में कोई भी परिवर्तन नहीं होना था। अब ये निश्चित हो गया कि इतना ही कर देना है। अब यहां पर एक चीज और ध्यान दीजिएगा। एक प्रश्न यहां पर अक्सर पूछा जाता है कि स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था के अंतर्गत भूमि का स्वामी किसे माना जाता है? अंग्रेजों को, जमींदारों को, किसानों को, किसको माना जाता है? तो ध्यान रखिएगा, स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था में भूमि का स्वामी जमींदारों को माना गया है। किसको माना गया है? जमींदारों को माना गया है। अच्छा, ये जो व्यवस्था थी स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था में किसानों का भरपूर शोषण हुआ। कैसे? मान लीजिए अंग्रेजों ने निर्धारित किया कि किसानों से वसूलना कितना है? किसानों से वसूलना आपको 10 रुपए है, लेकिन जमींदार 10 रुपए ना वसूल करके 10 अपनी तरफ से ऐड कर देते थे। यानी अब कितने वसूलते थे? 20 रुपया वसूलते थे। किसानों से 20 रुपए वसूलते थे और 20 में से 10 किसको पहुंचा देते थे? अंग्रेजों को, और 10 में से भी कुछ हिस्सा जमींदारों को मिल जाता था। तो देखिए, इसमें सबसे ज्यादा फायदा किसका? जमींदार का। भाई 10 रुपए तो ये तो मिले ही मिले, प्लस कुछ और भी मिल गया इनको, जो कि इनको ये जो निर्धारित था 1/11वां हिस्सा, ये भी इनको मिल गया। तो देखिए, सबसे फायदे में कौन? जमींदार। शोषण किसका हो रहा है? किसानों का। इसलिए यह व्यवस्था ज्यादा पॉपुलर नहीं हो पाई, ज्यादा लोकप्रिय नहीं हो पाई। ठीक है, और साथ साथ में इसको अंग्रेजों ने थोड़ा सा और कड़ा कर दिया और 1794 में एक कानून लागू कर दिया जिसे कहा गया सूर्यास्त कानून। क्या कहा गया? सूर्यास्त कानून। और अक्सर आपसे एग्जाम में ये पूछ लेते हैं कि सूर्यास्त कानून का संबंध निम्न में से भू राजस्व की किस व्यवस्था से संबंधित है? तो सूर्यास्त कानून का संबंध किस व्यवस्था से संबंधित है? स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था से संबंधित है। स्थायी सूर्यास्त कानून है क्या? इसको भी देख लेते हैं। सूर्यास्त कानून किसके लिए था? यह था जमींदारों के लिए। किस अंग्रेजों ने जमींदारों से कहा कि यदि निश्चित समय पे, यानी आज के सूर्यास्त, मान लीजिए आज के सूर्यास्त होने से पहले यदि आपने निर्धारित टैक्स नहीं जमा किया अंग्रेजों के पास, तो आपकी जमींदारी छीन ली जाएगी। इसी को हम सूर्यास्त कानून कहते हैं। तो अक्सर पूछ लिया जाता है स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था, इस्तमरारी व्यवस्था या सूर्यास्त कानून, ये सब एक ही है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। और एक सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, ये जो स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था है, ये पूरे ब्रिटिश भारत के 19% क्षेत्र पे लागू थी। कितने परसेंट क्षेत्र पे लागू थी? 19% क्षेत्र पर यह लागू थी। अब जो स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था है, इसका जरा क्षेत्र देख लेते हैं कि किन किन क्षेत्रों में यह व्यवस्था लागू की थी। सबसे पहले बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, साथ साथ में उत्तर प्रदेश में ये वाराणसी और गाजीपुर के क्षेत्रों में लागू थी। वाराणसी और गाजीपुर के क्षेत्रों में लागू थी। तो आपको देखिए मोटी मोटी चीजें ध्यान रखनी है। सबसे पहले कि स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था कब लागू हुई? तो 1793 में। किसके समय में? लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में। लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में इसे किन किन नामों से जाना जाता था? तो स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था या इस्तमरारी बंदोबस्त व्यवस्था या सूर्यास्त कानून। साथ में ही यह जो ब्रिटिश भारत था, ब्रिटिश भारत के कुल कितने परसेंट क्षेत्र पे फैली हुई थी? तो 19% क्षेत्र पर लागू थी। साथ में ही ये जो व्यवस्था है, ये किन किन क्षेत्रों में लागू हुई थी? तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश के वाराणसी और गाजीपुर क्षेत्रों में व्यवस्था लागू की थी। ठीक है, सभी को यह ध्यान रहेगा। और एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था में भूमि का स्वामी किसे माना गया था? तो भूमि का स्वामी माना गया था जमींदारों को। क्लियर है सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं, अगली व्यवस्था देखते हैं।
अगली व्यवस्था जो है वो है रैयतवाड़ी व्यवस्था। कौन सी व्यवस्था है? रैयतवाड़ी व्यवस्था। रैयतवाड़ी व्यवस्था में क्या क्या है उन सब चीजों को देख लेते हैं एक बार। रैयतवाड़ी व्यवस्था, रैयत का अर्थ क्या होता है सबसे पहले तो हमें यह समझना है। रैयत का अर्थ होता है प्रजा। रैयत का अर्थ क्या होता है? प्रजा या जनता। ये इस व्यवस्था का नाम से ही, आप इस व्यवस्था के नाम से ही आपको इसका अर्थ समझ में आ जाएगा कि रैयतवाड़ी व्यवस्था आखिरकार है क्या। रैयतवाड़ी व्यवस्था, रैयतवाड़ी व्यवस्था, रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत इसमें आप देखिए शब्द में ही एक चीज लिखा हुआ है, रैयत। रैयत का अर्थ ही होता है जनता। क्या अर्थ होता है? जनता या व्यक्तिगत रूप से कोई भी व्यक्ति। ठीक है। अब ये भी व्यवस्था, इसको रैयतवाड़ी व्यवस्था इसलिए कहा गया क्योंकि अब बीच में कोई भी बिचौलिया वर्ग शामिल नहीं था। अब इसमें कर की वसूली के लिए सबसे निचले स्तर पर जिनसे कर वसूल करना है वो कौन है? किसान। और जिसे कर लेना है वो कौन है? अंग्रेज। अंग्रेजों ने बीच में कोई भी बिचौलिया वर्ग नहीं रखा किसानों और अपने मध्य। तो ये जो रैयतवाड़ी व्यवस्था है, तो अब महालवाड़ी व्यवस्था से इसको तुलना करिए। महालवाड़ी स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था से इसकी तुलना करिए। स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था से आप अगर इसकी तुलना करेंगे तो देखेंगे कि वहां पर जमींदार एक बिचौलिया वर्ग हुआ करता था जिसने बहुत शोषण किया, लेकिन यहां पर अंग्रेजों और किसानों के मध्य कोई भी बिचौलिया वर्ग नहीं है। मतलब अब शोषण भी किसानों का कम होगा या ना के बराबर होगा। ठीक है। रैयतवाड़ी व्यवस्था सबसे पहले देखते हैं इसकी शुरुआत किसने करी। इसकी रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत से एक नाम जुड़ा है जिसका नाम है कर्नल रीड। क्या नाम है? कर्नल रीड। कर्नल रीड ने सर्वप्रथम बारामहल जिले में, बारामहल जिले में यह व्यवस्था लागू करी। किसने? कर्नल रीड ने यह व्यवस्था बारामहल जिले में लागू करी। अब इसकी जो खासियत थी, मैंने कहा कि इस रैयतवाड़ी व्यवस्था में कोई भी बिचौलिया वर्ग शामिल नहीं था। बिचौलिया वर्ग से तात्पर्य यह है कि यहां पर ना, जैसे कि आप कह लें कि ना यहां पर कोई भी यहां पे जमींदार या कोई भी बीच में वर्ग शामिल नहीं था। साथ साथ में और हम देखते हैं, आप इससे पहले वाली व्यवस्था में देखें कि स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था में भूमि का स्वामी किसे माना गया था? जमींदार को। लेकिन रैयतवाड़ी व्यवस्था की सबसे बड़ी विशेषता है कि भूमि का स्वामी यहां किसे माना गया? भूमि का स्वामी यहां पे किसानों को माना गया। किसको माना गया? किसानों को माना गया। भूमि का स्वामी किसानों को माना गया। ठीक, इस व्यवस्था के अंदर किसानों को माना गया। और साथ साथ एक चीज मैं आपको और बता दूं कि ये जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था के अंतर्गत किसानों को भू राजस्व के रूप में 1/2 हिस्सा सीधे अंग्रेजों को देना था। अब ये जो रैयतवाड़ी व्यवस्था है, इसके क्षेत्र की बात करें कि ये किन किन क्षेत्रों में रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की थी, तो ध्यान रखिएगा, मद्रास, बंबई, पूर्वी बंगाल, असम और कुर्ग में। मद्रास, इसके अलावा बंबई, पूर्वी बंगाल, मद्रास, बंबई, पूर्वी बंगाल, असम और कुर्ग के क्षेत्रों में यह व्यवस्था लागू थी। चूंकि इसमें कोई बिचौलिया वर्ग नहीं था, इसलिए सबसे बड़ी बात यह है कि यह सबसे लोकप्रिय व्यवस्था हो गई भू राजस्व की, जो कि ब्रिटिश भारत के 51% क्षेत्र पे लागू थी। कितने परसेंट क्षेत्र पे? 51% क्षेत्र पर लागू थी। और यह सबसे अच्छी व्यवस्था मानी गई। क्लियर है सभी को? कहीं कोई किसी को दिक्कत? चलिए, अब अगली एक व्यवस्था, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप लोग ले सकते हैं स्क्रीनशॉट इसकी। अब आगे बढ़ते हैं अगली। अब इसके बाद में देखेंगे, हम लोग 2 व्यवस्थाएं पढ़ चुके हैं बंदोबस्त की, भू राजस्व की, स्थायी बंदोबस्त और रैयतवाड़ी बंदोबस्त। इसके बाद एक अगली व्यवस्था आती है
जो भू राजस्व वसूलने के लिए अंग्रेजों ने अपनाई थी, जिसे हम बोलते हैं महालवाड़ी व्यवस्था। क्या बोलते हैं? महालवाड़ी व्यवस्था। तो यहां आप शब्द से ही देखिए, महाल का अर्थ क्या होता है? महाल का अर्थ होता है जागीर या गांव। महाल का अर्थ क्या होता है? जागीर, या इसी को हम कहते हैं गांव। अब ये व्यवस्था आप लोगों ने, इससे पहले आपने देखा कि स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था में जो मीडिएटर था, जो बिचौलिया वर्ग था, वो किसे बनाया गया था? जमींदार को बनाया गया था। बिचौलिया वर्ग जमींदार को बनाया गया था। जबकि रैयतवाड़ी व्यवस्था में कोई भी बिचौलिया वर्ग नहीं था। ठीक है। और ये जो व्यवस्था थी, स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था, ये ब्रिटिश भारत के 19% क्षेत्र पे लागू थी। इसके अलावा रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है वो ब्रिटिश भारत के 51% क्षेत्र पे लागू थी। कितने परसेंट क्षेत्र पे लागू थी? 51% क्षेत्र पे लागू थी। इसके अलावा महालवाड़ी व्यवस्था की बात करते हैं तो महालवाड़ी व्यवस्था में हम लोग देखेंगे कि इसमें जो व्यवस्था की जाएगी, ये व्यवस्था एक महाल, या महाल का मतलब अभी मैंने बताया, महाल का अर्थ होता है जागीर या गांव। अब ये व्यवस्था पूरे गांव के साथ की जाएगी। अगर हम इसको ऐसे समझें कि कर वसूलने वाले कौन? अंग्रेज। और कर देने वाले कौन? किसान। कौन देने वाले? किसान। और किसान जहां रहते हैं भाई, अगर किसान रह रहे हैं तो वो एक गांव का रूप ले लेगा? नहीं ले लेगा। इसी गांव में सारे लोग रहेंगे। गांव को ही हम बोलते हैं महाल। क्या बोलते हैं? महाल बोलते हैं। अब अंग्रेजों ने ये व्यवस्था किसके साथ करी? गांव या महाल के साथ करी। किसी व्यक्तिगत आदमी के साथ नहीं करी कि आपका लगान इतना हुआ आप दें। इन्होंने कहा कि इस गांव से इतना लगान वसूलना है, इतना भू राजस्व वसूलना है। वो कैसे भी आए, किस प्रकार से आए, इसके लिए अंग्रेजों ने एक बिचौलिया वर्ग और डाला, जिसे बोला गया लंबरदार। क्या बोला गया? लंबरदार। लंबरदार का एक काम था कि एक गांव या महाल के साथ, एक गांव या महाल का मतलब है कई छोटे छोटे गांव, उनके साथ उनका जो लगान निर्धारित है एक गांव का, वहां से लगान वसूलना। तो पहली बार यह व्यवस्था लागू करी किसने? इसका जन्मदाता माना जाता है हार्ट मैकेंजी। इस व्यवस्था का जन्मदाता किसे माना जाता है? हार्ट मैकेंजी को। इस व्यवस्था का जन्मदाता माना जाता है हार्ट मैकेंजी को। ध्यान रखिएगा, एग्जाम में बहुत पूछते हैं कि महालवाड़ी व्यवस्था का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो हार्ट मैकेंजी को। हार्ट मैकेंजी ने ही इस व्यवस्था की शुरुआत करी थी। अच्छा, नई बात क्या हुई? इस व्यवस्था में कुछ नई बातें सामने आई। महालवाड़ी व्यवस्था में पहली बार मानचित्रों और पंजियों का प्रयोग किया गया, यानी लेखा जोखा रखा गया। पहली बार इस व्यवस्था के अंतर्गत पहली बार मानचित्रों और पंजियों मतलब जिसमें लेखा जोखा रखा जाए, पंजियों का प्रयोग किया गया। पंजियों का प्रयोग किया गया यानी इसमें मानचित्र, खेतों के मानचित्र, और साथ साथ में किसका कितना लगान बकाया है, कौन कितना दे चुका है, इन सब का जिक्र कहां पे? उन पंजियों में किया जाता था, लेखा जोखा में किया जाता था। ठीक है। इसके अलावा वसूली का आधार किसे बनाया गया? अभी मैंने आपको बताया था, वसूली का आधार जो इस बार बनाया गया वो कौन था? लंबरदार। लंबरदार को वसूली का आधार बनाया गया। अब यहां पर एक चीज और देखने वाली है कि भू राजस्व व्यवस्था, ये जो महालवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था है, ये किन किन क्षेत्रों में फैली हुई थी, या किन किन क्षेत्रों में ये व्यवस्था लागू थी। तो ध्यान रखना है कि ये जो महालवाड़ी व्यवस्था है, महालवाड़ी व्यवस्था उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत और पंजाब प्रांत में व्यवस्था लागू थी। ये व्यवस्था कहां पे लागू थी? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत और पंजाब में ये व्यवस्था लागू थी। पंजाब प्रांत में व्यवस्था लागू थी। अब एक चीज और आती है यहां पे, आपने देखा इससे पहले भू राजस्व की व्यवस्था में स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था ब्रिटिश भारत के 19% क्षेत्र पे लागू थी,
और रैयतवाड़ी व्यवस्था ब्रिटिश भारत के 51% क्षेत्र पे लागू थी, जबकि महालवाड़ी व्यवस्था ब्रिटिश भारत के कितने परसेंट क्षेत्र पे लागू थी? 30% क्षेत्र पे लागू थी। अब यहां पर देखने वाली बात यह है कि अगर मैं तीनों को सामूहिक रूप से पूछूं कि इन तीनों में सर्वाधिक लोकप्रिय व्यवस्था कौन सी थी, तो आप क्षेत्र के हिसाब से बता सकते हो कि देखिए 19% क्षेत्र पे लागू है, ये 51% क्षेत्र पे लागू है और ये 30% क्षेत्र पे लागू है। तो सबसे लोकप्रिय व्यवस्था कौन सी हुई? रैयतवाड़ी व्यवस्था। तो आपसे क्षेत्र भी पूछ लिया जाता है, तो 1 सेकंड के लिए आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको चीजें याद रहें। स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद हम लोग इस पे देखते हैं और भी चर्चा करेंगे आगे, लेकिन फिलहाल आज के लिए इतना ही। आगे हम लोग मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में। हाँ, आप सभी लोग व्यास एकेडमी बाराबंकी चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ठीक है। और अगले टॉपिक के साथ में एक बार फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।